नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। अजमेर से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। माखूपुरा स्थित कॉटन की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। 4 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची है। आग की सूचना पर आदर्श नगर थाना पुलिस भी मौके पर मौजूद है। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की सूचना मिली थी। लाखों का माल जलकर खाक होने की खबर भी सामने आ रही है। ये उसी फैक्ट्री की तस्वीर है जहां पर आग लगी हुई है, अजमेर के माखूपुरा में। रेस्क्यू टीम यहां पर पहुंच चुकी है और लगातार कोशिश की जा रही है कि आग की तीव्रता को कम किया जाए, उसे बुझाया जाए। आसपास के लोग इस बस्ती से, इस फैक्ट्री से दूर जा चुके हैं। फिलहाल किसी तरह के जनहानि की कोई सूचना नहीं मिली है। और बेरोड से बड़ी खबर, दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पर हादसा हुआ। सड़क किनारे खड़े ट्रेलर में पीछे से दूसरे ट्रेलर की टक्कर लगी। एक ट्रेलर में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों मृतकों की अभी तक पहचान नहीं हुई। दोनों शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। बेरोड में एक ट्रक ने दूसरे ट्रक को टक्कर मारी। पहला ट्रक खड़ा था, उसमें बैठे 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों डेड बॉडी को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। ऑनलाइन फ्रॉड के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन फायरवॉल के तहत बाप थाना पुलिस टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन शॉपिंग और गेमिंग ऐप के माध्यम से फ्रॉड करने वाले एक युवक को गिरफ्तार कर स्कॉर्पियो गाड़ी, 9 मोबाइल फोन, 39 मोबाइल सिम, 4 पासबुक, 10 एटीएम कार्ड, 6 आधार कार्ड, हिसाब किताब की डायरी और अन्य सामग्री बरामद की है। आरोपी ऑनलाइन शॉपिंग और गेमिंग प्लेटफॉर्म की विभिन्न ऐप्स के माध्यम से लोगों को अपना शिकार बनाता था। गिरफ्तार आरोपी युवक विकास बिश्नोई निवासी फतेहसागर थाना लोहावट जिला फलोदी ने अब तक 60 लाख रुपए से अधिक की धोखाधड़ी की अलग अलग ऐप के माध्यम से करना स्वीकार किया है। चोरी को भी लेकर के, केबल चोरी को भी लेकर के डिफरेंट इंडस्ट्रियल पार्ट्स में, और जो अभी रिसेंटली चल रहा है साइबर फ्रॉड का, जिससे कि काफी ज्यादा लोग प्रभावित होते ही हैं और आमतौर पे भी डेली कंप्लेंट्स इसके संबंध में आती ही रहती है। तो फलौदी पुलिस ने इसके संबंध में कुछ विशेष टीमें गठित की। इसमें हमें कुछ कामयाबियां हासिल हुई है और जिस पर हम आगे भी वर्कआउट कर रहे हैं। खेड़ली कस्बे के एक गांव में एक नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता ने आहत होकर आत्महत्या कर ली। हालांकि सुबह तक थाना प्रभारी ने आत्महत्या का मामला बताया, लेकिन परिजनों द्वारा एफआईआर दर्ज कराने के बाद सामने आया कि नाबालिग युवती से दुष्कर्म हुआ था, जिससे आहत होकर उसने आत्महत्या कर ली। छात्रा कक्षा 12वीं में पढ़ती थी। मृतक युवती के शव को अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया। जानकारी के अनुसार परिजनों ने नवीन चौधरी के खिलाफ दुष्कर्म और आत्महत्या करने के मामले में उकसाया गया। फिलहाल आरोपी फरार है। आज सुबह जो है एक प्रकरण दर्ज हुआ है हमारे थाना इलाके में। जो है एक दुष्कर्म और आत्महत्या के संबंधित जो है एक मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें पीड़ित के द्वारा ये कहा गया है कि उसकी जो भतीजी है उसके साथ उसी के घर में जो है रात को कोई आरोपी आता है, उसके साथ दुष्कर्म करता है। और उसके बाद में जब परिजनों को उसके रात को ही पता चलने के बाद में जो है मृतका का जो है मानसिक स्थिति बोले ठीक नहीं होती, और सुबह जब उसको देखा जाता है तो उसको उसके ही घर में जो है फांसी के फंदे से वो लटकी हुई मिलती है, जिसमें प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। अनुसंधान अभी जारी है। करौली में हिंडौन सिटी के श्री महावीर जी महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में आयोजित 68वीं राज्य स्तरीय माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय हैंडबॉल खेल प्रतियोगिता में शनिवार को 17 और 19 साल आयु वर्ग के लीग मुकाबले हुए। इन मुकाबलों को लेकर संयोजक और प्रधानाचार्य मुकुट कुमारी गुर्जर, फील्ड मार्शल लोकेश मीणा और मीडिया प्रभारी नरेंद्र बाबा ने जानकारी दी। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आई टीमों को बालाजी भट्टा वाले महेश गुर्जर की तरफ से दोपहर का भोजन भी दिया गया। चूरू जिला मुख्यालय के रामगढ़िया दरवाजे के पास स्थित दादू भवन में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित हुई। जिला स्तरीय मीटिंग में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग मंत्री अविनाश गहलोत, बीकानेर संभाग सह प्रभारी
जोगेंद्र राजपुरोहित शामिल हुए। इस दौरान सदस्यता अभियान में अब तक रही कमियों को पूरा कर 3.5 लाख से ज्यादा सदस्य बनाने की अपील की गई। राजेंद्र राठौर ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि चूरू जिला इस अभियान में पीछे नहीं रहेगा। अभी संपन्न हुई है, कार्यकर्ताओं ने वर्क लिया है। पूरे प्रदेश में सदस्यता अभियान की दृष्टि से, संगठन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ जिलों में शुमार चूरू जिला प्रथम पायदान पर आएगा। वो पंचनिष्ठाओं से जुड़ेंगे। ये फौज तैयार होगी, मोदी जी की ब्रिगेड तैयार होगी। आने वाले पंचायत राज और स्वायत्त शासन के चुनाव में कांग्रेस को मात देंगे। इसीलिए समीक्षा बैठक हुई है। समीक्षा बैठक में उन सबको पूरा करेंगे। प्रत्येक बूथ में 200 मेंबर जो है बनाने हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने प्रथम सदस्य बनकर इस अभियान का आगाज किया था। और जब प्रधानमंत्री जी इस अभियान की हिस्सेदारी बनते हैं तो निश्चित ही बूथ के कार्यकर्ता का फर्ज बनता है उसको पूरा गंभीरता से लें और अधिक से अधिक सदस्य जो हैं वो पार्टी के बनाएं। सदस्य ज़्यादा बनेंगे, पार्टी का जो विचार है वो जनता के बीच में पहुंचेगा। और निश्चित ही लोकतांत्रिक पार्टी की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वो जनता के बीच में रहे, जनता की समस्या। बीजेपी नेता किरोड़ी लाल मीणा ने जयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वक्फ बिल का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने एक तरफ कांग्रेस नेताओं पर आम मुसलमानों को भड़काने का आरोप लगाया, वहीं दूसरी तरफ कुछ प्रभावशाली लोगों पर वक्फ की प्रॉपर्टी को अवैध रूप से बेचने की बात भी कही। कौन बेच रहा वक्फ बोर्ड की संपत्ति? संपत्ति बेचकर किसने इकट्ठा किए करोड़ों? वक्फ पर मुसलमानों को कौन भड़का रहा? ये वो सवाल है जो मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उठ रहे हैं। बीजेपी के बेबाक नेता किरोड़ी लाल मीणा ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर अपनी बात रखी। उन्होंने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को इसलिए जरूरी बताया ताकि वक्फ बोर्ड को मिसयूज होने से रोका जा सके। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति किसी की निजी संपत्ति नहीं है। उन्होंने कानून में बदलाव की सिफारिश की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किरोड़ी लाल ने कुछ प्रभावशाली लोगों पर वक्फ की जमीन बेचकर करोड़ों रुपए इकट्ठा करने के आरोप लगाए। वक्फ प्रॉपर्टी को अवैध रूप से बेचान कर देना और वो भी कुछ लोगों द्वारा आम मुसलमान को उससे दूर रखा गया। और वक्फ बोर्ड के जो असरदार लोग हैं उन्होंने बेशुमार संपत्ति पर कब्जा कर उसको बेच के अरबों का धन अर्जित किया है। वक्फ संपत्ति में ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी लाई जाने की दृष्टि से लोकसभा में संशोधन बिल 2023 पेश किया था, जिससे वक्फ बोर्ड के भारी प्रबंधन को रोका जा सके। इस जो वक्फ बिल संसद में आने वाला है इसके लिए एक संगठित विरोध नाम दिया जाना चाहिए। मुसलमान के वो बड़े नेता जिनकी इस प्रॉपर्टी पर निगाह है, जो इस प्रॉपर्टी को फर्जी कागज बनाकर खुर्द मुर्द कर रहे हैं और आम मुसलमान को उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा। किरोड़ी लाल मीणा का दावा है कि आदिवासियों की जमीन को वक्फ की जमीन बताकर बेच दिया गया और आमेर और किशनपुरा में 900 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा कर समुदाय विशेष को वहां पर बसा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ तक दावा किया कि मंदिर की जमीन पर कब्जा कर रहे अवैध रूप से कॉलोनियां बसा दी गयी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिखाई गई 2 वीडियो के आधार पर किरोड़ी ने कहा कि मंदिर की जमीनों पर कब्जा कर समुदाय विशेष को फायदा पहुंचाया जा रहा है। विदेशी ताकतों से ट्रस्ट के नाम पर धन लिया जा रहा, जबकि वक्फ बोर्ड में इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया। फजल उर रहीम ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वक्फ ट्रस्ट मंदिरों की जमीन को अपनी निजी जागीर मानकर बेच दिया। इनके निजी ट्रस्टों में देश विदेश विशेषकर गल्फ कंट्री से अवैध धनराशि प्राप्त हो रही है, जिसका रिकॉर्ड हमारे पास है।
और उस अवैध धन को राष्ट्र की अराष्ट्रीय कामों में ये काम ले रहे हैं। फजल उर रहीम कांग्रेस के इशारे पर देश में माहौल बिगाड़ रहे हैं। इनकी बेटी सुल्ताना जयपुर महिला कांग्रेस की महासचिव है। इनका दामाद मोहम्मद सोब प्रदेश कांग्रेस कार्य समिति का सदस्य है। इससे स्पष्ट है कि इनके कांग्रेस से गहरे रिश्ते हैं और कांग्रेस के मिलकर पूरे देश में माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। किरोड़ी लाल मीणा की माने तो वक्फ बोर्ड पर संसद में बिल आने से पहले ही ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कांग्रेस के कुछ बड़े नेता आम मुसलमानों को प्रधानमंत्री के खिलाफ भड़का रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ बड़ी साजिश रचने का आरोप भी लगाया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के राष्ट्रीय महासचिव फजल उर रहीम सबसे बड़े पैरोकार बनकर देश में मुसलमानों को भड़का रहे हैं तथा उनको हिंसा पर उतारू कर रहे हैं। फजल उर रहीम ने इस दृष्टि से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत, पूर्व मंत्री श्री सलमान खुर्शीद, एनसीपी के श्रीमान शरद पवार, तमिलनाडु के श्री सीएम स्टालिन सहित अनेकों बड़े लोगों से मिलकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है तथा इनके द्वारा देश भर में एक क्यूआर कोड के माध्यम से आम मुसलमानों को भड़काया जा रहा है। वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता लाने के लिए संशोधित बिल लाने की बात कहने वाले किरोड़ी लाल मीणा ने इस मामले में कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आदिवासियों के साथ मंदिर की जमीनों पर कब्जे का आरोप भी लगाया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और खास करके राजस्थान में कैबिनेट मंत्री बिना कारण के आज आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि यदि उनका कोई सुझाव हो और उनको कोई कमी या कोई आपत्ति है तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के समक्ष उस आपत्ति को या अपने सुझाव को दर्ज कराएं। यही कार्य करने के लिए जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी बनाई गई है। अब देखने वाली बात होगी कि किरोड़ी लाल मीणा के आरोपों पर कांग्रेस किस तरीके से जवाब देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, राजस्थान। टोंक में बीजेपी की सदस्यता अभियान को लेकर बीजेपी सांसद दामोदर अग्रवाल ने सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक की। बीजेपी जिला अध्यक्ष अजित सिंह मेहता समेत पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सांसद दामोदर अग्रवाल ने अपराध पर कांग्रेस को जवाब देते हुए पलटवार किया। इसका मतलब ये नहीं है कि हम विपक्ष को स्वयं के घर की चिंता करनी चाहिए। वैसे तो विपक्ष का विचारों का काम ही है आरोप लगाना, तो वो क्या आरोप लगा रहे हैं ये महत्वपूर्ण बात नहीं है। विपक्ष तो आजकल एक बात सिद्ध करने में लगा हुआ है, 99 इज हायर देन 240। अब उसका जवाब तो जनता उनको दे देगी और अब बाई इलेक्शन आ रहे हैं तो जनता उनको मुंह तोड़ जवाब देने वाली है। पेपर लीक प्रकरण में कांग्रेस ने क्या कार्रवाई करी 5 साल में और इन 9 महीनों में क्या कार्रवाई हुई मुझे बताने की आवश्यकता है। आरपीएससी के 2 सदस्य के गिरेबान तक पुलिस पहुंची है। 20-40 पुलिस अधिकारी उसके शिकंजे में आए हैं। 70-80-90 नकल माफिया जेल के सींचों में है। राजस्थान में भी सदस्यता अभियान ने अपनी गति पकड़ ली है। पिछले 5-7 दिन से देश के सर्वोच्च अंक के सदस्य राजस्थान में बनना प्रारंभ हो गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि राजस्थान अपने टारगेट को आगामी 15 दिवस में पूर्ण कर लेगा।
प्रदेश में उपचुनाव से पहले कांग्रेस फुल कॉन्फिडेंस में है। प्रदेश की सभी 7 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी की जा रही है। इतना ही नहीं, 7 सीटों पर जीत का दावा भी किया जा रहा है। उपचुनाव से पहले फुल कॉन्फिडेंस में कांग्रेस का सभी 7 सीटें जीतने का दावा। हरियाणा में भी जीत का जताया भरोसा। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि नवंबर में प्रदेश की 7 सीटों पर उपचुनाव हो सकते हैं, लेकिन इससे पहले कांग्रेस को पूरा भरोसा है कि वो सभी सीटें जीतने वाली है। कांग्रेस का कहना है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है और उसका फायदा पार्टी को उपचुनाव में मिलेगा। राजस्थान में कांग्रेस अब उपचुनाव की तैयारियों में मिशन मोड पर जुटने वाली है। हरियाणा चुनाव में लगने के बाद में प्रदेश के नेताओं को लग रहा है कि हरियाणा चुनाव में कांग्रेस सरकार बनाएगी और उसका असर उनको राजस्थान के उपचुनाव में भी देखने को मिलेगा। कांग्रेस यहां पर इतनी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है कि वो 7 सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष का मानना है कि आखिरी फैसला आला कमान का होगा, लेकिन उनकी टीम सभी 7 सीटों पर लगी हुई है। प्रदेश में पिछले 9 महीने में जो सरकार की स्थिति रही है, मंत्रियों का आपस में टकराव रहा है, विधायकों की स्थिति रही है, जनता जिन मुद्दों पर परेशान रही है, उन तमाम चीजों को लेकर के वो सरकार का घेराव करेंगे। कांग्रेस का साफ कहना है कि प्रदेश की सभी 7 सीटों पर जीत की तैयारी चल रही है। हालांकि गठबंधन के सवाल पर प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि आलाकमान जो भी फैसला करेगा वो मंजूर होगा। हालांकि उन्होंने प्रदेश सरकार पर पिछले 9 महीनों में कोई काम न करने का आरोप लगाया। बीजेपी तो पहले ही हार मान चुकी है। वो तो कह रही है हमारी तो 1 सीट आए तो ठीक है, ना आए तो हमारी सेहत में क्या फर्क पड़ता है। और ये बात भी ठीक है, उनकी अगर 7 में से 0 होता है तो भी सरकार तो उन्हीं की है, इसलिए वो संतोष कर रहे हैं। हम संतोष नहीं कर रहे, हम तो 6 तो हमारी है ही है, बीजेपी की नहीं है तो हमारी है वो तो। और 1 भी हम जीतेंगे, यानी 7 की 7 सीटें हम जीत रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। कांग्रेस को भरोसा है कि उपचुनाव में कांग्रेस सभी 7 सीटें जीतने वाली है। गठबंधन का फैसला आलाकमान पर छोड़ दिया गया है, लेकिन जब तक गठबंधन का फैसला नहीं होता तब तक कांग्रेस नेता अकेले दम पर जीतने का दावा कर रहे हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने आरएलपी और माकपा के साथ गठबंधन किया था और एक सीट पर बीएपी प्रत्याशी को समर्थन दिया था। गठबंधन का फैसला ऊपर वाले करते हैं, हम तो 7 जगह तैयारी कर रहे हैं कांग्रेस की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते और वर्कर के नाते। गठबंधन का फैसला ऊपर से होता है। गठबंधन का जो भी फैसला अगर वो करते हैं तो पार्टी हाईकमान का फैसला होता है, उसको मानते हैं, कोई इग्नोर कर ही नहीं सकता, कोई न मानने की बात कर ही नहीं सकता। आज की तारीख में हम 7 जगह कांग्रेस के मंडलों में, ब्लॉकों में हमारी कार्यकारिणी बना दी है, वहाँ पर प्रचार कर रहे हैं। ऑब्जर्वर हमने लगा दिए हैं, वो जा रहे हैं। हमारे एमपी कैंडिडेट्स तमाम लोग जो है वो लगे हुए। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। इनमें अलवर, रामगढ़, झुंझुनू, दौसा, देवली, उनियारा, खीवसर, 84 और सलूम्बर शामिल है। हालांकि चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि नवंबर तक चुनाव प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। एक और कांग्रेस मानकर चल रही है कि उपचुनाव में उसकी तैयारी मजबूत है, तो दूसरी ओर हरियाणा में बेहतर नतीजों की उम्मीद भी है। ऐसे में आगामी चुनाव में नवंबर से पहले सियासत क्या क्या बदलाव दिखाती है, ये देखने वाली बात होगी। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस को जीत मिली और पिछले जो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जो महंगाई से राहत का विजन लेकर के आई थी, इन तमाम मुद्दों को लेकर के न केवल ये चुनाव लड़ेंगे बल्कि जीतेंगे भी। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस के इन दावों का कितना असर इन चुनावों के अंदर नजर आता है। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ मनोहरपुर पहुंच चुके हैं। राठौड़ ने यहां भाजपा सदस्यता अभियान की समीक्षा बैठक में शिरकत की। राठौड़ ने मनोहरपुर पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ ने भाजपा कार्यकर्ताओं को सदस्यता अभियान की जानकारी देते हुए अभियान के तहत ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को जोड़ने की अपील की। उन्होंने कहा, देश में कुत्सित सोच के लोग तोड़ने का काम करते हैं, हमें उनसे सतर्क रहने की आवश्यकता है। इस बार अभी सदस्यता अभियान हमने 2 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था, 3 तारीख को हमने राजस्थान में लॉन्च किया। अभी राजस्थान में लगभग 32 लाख सदस्य बने हैं
हमारा लक्ष्य है 1.25 करोड़ हम राजस्थान में बनाएंगे। ऐसे ही देश में इस समय लगभग 7 करोड़ सदस्य बने। सदस्यता अभियान अभी चलेगा हमारा, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। झालावाड़ के भवानी मंडी क्षेत्र के कोटड़ा गांव से बिहार के गयाजी पिंडदान करने गए यात्रियों की बस आज सुबह बिहार के रोहतास जिले के चेनारी थाना क्षेत्र के जीटी रोड पर सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में बस में सवार 3 भाइयों की मौत हो गई, वहीं 15 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को बिहार के सासाराम के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। भजनलाल सरकार में कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे को लेकर हर दिन नया मोड़ सामने आ रहा है। रविवार को कैबिनेट की बैठक में किरोड़ी लाल मीणा शामिल तो हुए और ये माना गया कि अब मीणा की नाराजगी खत्म हो गई है, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा ने एक बार फिर से साफ कर दिया कि वो अपने इस्तीफे के फैसले पर कायम है। किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे पर सस्पेंस बरकरार। इस्तीफे की बात पर फिर बोले किरोड़ी लाल, इस्तीफे का फैसला बरकरार। वक्त बीतता जा रहा है, लेकिन डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे को लेकर शुरू हुआ सस्पेंस है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। रविवार को जब किरोड़ी लाल मीणा ने कैबिनेट की बैठक में हिस्सा लिया तो लगा कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन सोमवार को उन्होंने एक बार फिर अपने नए बयान से सबको चौंका दिया। किरोड़ी ने साफ किया कि उनके इस्तीफे का फैसला अभी भी बरकरार है। इतना ही नहीं, उन्होंने मुख्यमंत्री से इस्तीफा स्वीकारने की गुजारिश भी की। मेरा इस्तीफा बरकरार है, इस्तीफे पर अड़िग हूँ। मुख्यमंत्री जी से बार बार निवेदन कर रहा हूँ और आपके जरिए फिर मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहा हूँ कि मेरा इस्तीफा स्वीकार कर लो। मैंने नैतिकता के नाते इस्तीफा दिया है, इसलिए पुनः आग्रह है मुख्यमंत्री जी से मेरा इस्तीफा स्वीकार करने की कृपा करें। रविवार को कैबिनेट की बैठक में शामिल होने के बाद भी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सफाई देते नजर आए थे। उनका कहना था कि प्रदेशाध्यक्ष के कहने पर वे मीटिंग में शामिल हुए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने एक विधायक के तौर पर बैठक में शामिल होने की बात कही थी। इस बाबत जब प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से बात की गई तो वे गोलमोल जवाब देते नजर आए। उनका कहना था कि सब अपना काम कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम सब समझ रहे हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, सब काम कर रहे हैं, जन सेवा के लिए समर्पित है सब लोग। और किरोड़ी लाल जी भी काम कर रहे हैं, बैठकों में बैठे हैं, आपने खुद ने देखा है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा एक तरफ इस्तीफे पर अडिग रहने की बात कह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वे सरकारी बैठकों में भी शामिल होने के साथ आपदाग्रस्त इलाकों का दौरा करते नजर आए थे। ऐसे में कंफ्यूजन बड़ा भारी है। अब देखना होगा कि सरकार और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के बीच चल रहा आंख मिचोली का एक खेल कब तक जारी रहेगा। जयपुर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मार्गदर्शक डॉक्टर इंद्रेश कुमार ने वक्फ संशोधन बिल 2024 का विरोध करने वालों पर हमला बोला है। कोटा में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि आज वक्फ को लेकर गहमा गहमी है। आजादी के बाद वक्फ को लेकर कांग्रेस राज में 3 बार संशोधन हुए हैं। डॉक्टर इंद्रेश कुमार ने कोटा में कार्यकर्ता सम्मेलन को भी संबोधित किया। इंद्रेश ने कहा कि आज विरोधी झूठ बोलकर भड़का रहे हैं। 3 संशोधन आजादी के बाद, एक कांग्रेस के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के समय में हिंदू ब्राह्मण ने किया, दूसरा जो था नरसिम्हा राव के समय में कांग्रेस के प्रधानमंत्री ब्राह्मण हिंदू ने किया, और सरदार मनमोहन सिंह के समय हुआ कांग्रेस के प्रधानमंत्री और सिख धर्म के मानने वालों उनके नेतृत्व में हुआ। उन सब के कारण वक्फ आज वेलफेयर की बजाय माफिया का अड्डा बन गया है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिल्ली में कई कंपनियों के साथ एमओयू साइन किए। दिल्ली में निवेशकों के साथ सम्मेलन के पहले दिन कुछ चुने हुए बिजनेस समूह के सीईओ के साथ राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि मंडल ने बैठक की। राजस्थान जो वीरों की भूमि है,
शेरों की भूमि है। राजस्थान के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। प्रदेश में निवेश बढ़ाने की कवायद। पूरा विश्वास है कि आप सबके सहयोग से अगले 5 वर्ष में हम अपने राज्य की अर्थव्यवस्था को दुगनी करने में सक्षम होंगे। मुंबई के बाद दिल्ली में इन्वेस्टर्स मीट। पहले दिन कई बिजनेस समूहों के साथ एमओयू। दिल्ली में 2 दिन तक चलने वाले इन्वेस्टर्स मीट के पहले दिन सीएम भजनलाल शर्मा ने कई कंपनियों के साथ एमओयू साइन किए। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हो रहे सम्मेलन में राजस्थान के उद्योग और वाणिज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर, मुख्य सचिव सुधांशु पंत समेत कई अधिकारी शामिल रहे। निवेशकों को आकर्षित करने के मकसद से समिट का आयोजन किया जा रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर मीट को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली में निवेशकों के साथ रोड शो के दौरान मुंबई में हुए पहले रोड शो से भी ज्यादा राशि के निवेश हुए हैं। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से राज्य में निवेश लाने के लिए इन्वेस्टर मीट और रोड शो जैसी पहल की गई है तथा इस समिट की पहली इन्वेस्टर मीट मुंबई में सफलतापूर्वक संपन्न हुई और आप सभी के प्रयास से लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश हेतु एमओयू हस्ताक्षर हुए थे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।